अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अकील फ्रॉम यूपी। मैं आप लोगों के लिए आज एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया जब ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल एतदाल से बढ़ जाता है तो उसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं। नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है। कैल्शियम का बढ़ना एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है जिसमें पोटेशियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलरली बढ़ जाता है। आप सभी को ये मालूम है कि कार्डियक कंडक्शंस में और मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का कितना बड़ा योगदान होता है। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल्स इन्हीं आयोन्स के जरिए पैदा होती है जिससे कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि सेल के अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, जबकि सेल के अंदर यानी सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलरली में बहुत कम होता है। अगर रेशियो देखेंगे तो 38 इंटरनल एंड 1 एक्सटर्नल, इस तरह का रेशियो आता है, यानी 38:1 होगा। जब ये रेशियो बना रहता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहता है और कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, रिलैक्स होती रहती है। अगर सेल के बाहर या अंदर जो आयंस का कंसंट्रेशन है उसमें कमी या ज्यादती होती है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि सोडियम और कैल्शियम कॉन्ट्रैक्ट कराता है और पोटेशियम रिलैक्स कराता है। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको मालूम रहे कि कैल्शियम पोटेशियम के अगेंस्ट काम करता है, यानी उसके अपोजिट काम करता है। कैल्शियम अगर कॉन्ट्रैक्ट कराएगी तो पोटेशियम रिलैक्स कराएगा। कैल्शियम अगर सेल के अंदर आएगी तो पोटेशियम सेल के बाहर जाएगा। यही वजह है कि हाइपरकैलेमिया में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं जिससे कार्डियक मसल्स स्टेबलाइज हो जाती है। अगर आप पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो होता यह है कि जब सोडियम आयंस और कैल्शियम आयंस सेल के अंदर जाती है और जब पोटेशियम बाहर निकलता है तो सेल जब सोडियम और कैल्शियम अंदर आएगा तो सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब पोटेशियम बाहर निकलेगा तो सेल रिलैक्स करेगी। हाइपरकैलेमिया में जब पोटेशियम आयन एतदाल से बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलरली में ज्यादा हो जाता है तो अंदर के पोटेशियम बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था जो दोनों के बीच में वो बदल जाता है। अब सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो जाहिर सी बात है पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं तो पॉजिटिविटी सेल के अंदर बढ़ जाएगी। आपको ये मालूम होगा कि जो कार्डियक मसल्स का एक्शन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो -90 होता है। अब सेल के अंदर जब पोटेशियम जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो -90 था, पॉजिटिविटी की वजह से माइनस से थोड़ा कम माइनस की तरफ जाएगा, यानी अगर -90 था तो -80 हो जाएगा और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से -80 ज्यादा करीब है, यानी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जहां से कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट होना चालू करती है उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। -90 से स्टार्ट होता है और जब मान लिया जाए कि -40 या 60 पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है तो जब पॉजिटिविटी अंदर बढ़ेगी तो जो एक्शन पोटेंशियल्स यानी रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिविटी की तरफ कम रहेगा, मतलब कम नेगेटिव हो जाएगा, यानी -90 से -80 हो जाएगा।
अब -80 से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ज़्यादा करीब है, तो उस वक्त क्या होता है कि मसल्स बहुत फास्ट कंडक्शन होता है स्टार्ट में, जब पोटेशियम बढ़ना चालू होता है, यानी थोड़ा बढ़ा रहता है, फास्ट कंडक्शन होगा। जब फास्ट कंडक्शन होता है तो उस वक्त जो टी वेव होती है, यानी फास्ट कंडक्शन होता है तो रिलैक्सेशन भी फास्ट होगा, तो टी वेव जो होती है वो टाल हो जाएगी कोई भी चीज़, क्योंकि टी वेव रिलैक्सेशन के टाइम बनती है तो टाल हो जाती है। अब धीरे धीरे जब पोटेशियम और बढ़ने लगेगा तो चूंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में तब्दीली और बढ़ती जाएगी, पोटेशियम और बढ़ेगा। जैसे जैसे पोटेशियम और बढ़ता जाएगा, जो सोडियम चैनल होते हैं वो इनएक्टिव होते जाएंगे, जिससे क्या होगा, कंडक्शन डिले होगा, जिसकी वजह से पीआर इंटरवल बढ़ने लगेगा, प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाएगा जैसे जैसे सोडियम इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सोडियम अंदर आती है तभी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो PQRS बनेगा। अब जब कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रही है तो प्रोलॉन्ग यानी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा। और जब पोटेशियम और ज़्यादा हो जाता है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट यानी कंडक्शन इतना शुरू हो जाएगा कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगी, जिससे पी वेव फ्लैट हो जाते हैं, एट्रियल मसल्स पैरालाइज हो जाती है। उसके बाद जंक्शनल रिदम चालू हो जाता है, जंक्शनल रिदम चालू होने से वेंट्रिकल एरिथमिया में चले जाता है, फिर वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल टैकिकार्डिया होने के बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इस तरह से कार्डियक अरेस्ट पोटेशियम आयन के बढ़ने से होता है। अब कार्डियक अरेस्ट को रोकने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि पोटेशियम लेवल बढ़ गया है, हम उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट का काम यह होता है कि वो जब एक्स्ट्रा सेलुलरली में जाता है तो जो सेल के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दीली हुई थी पॉजिटिव आयन की वजह से, बाहर की तरफ जब कैल्शियम पहुंच जाता है, पॉजिटिविटी बाहर की तरफ भी हो जाती है, तो सेल बैलेंस हो जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब बराबर हो जाता है तो सेल जैसे पहले काम करता था वैसे ही करने लगता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का बस यही काम है कि कार्डियक अरेस्ट से पेशेंट को बचाता है। ये हो गई एक बात, कार्डियक अरेस्ट से तो पेशेंट बच गया, लेकिन पोटेशियम लेवल कम नहीं हुआ है। अब पोटेशियम लेवल को कम करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहली जो मेडिसिन्स होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन डेक्सट्रोज के अंदर मिला के देते हैं, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, पोटेशियम आयन को एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में लेके जाता है, और हमको एक्स्ट्रा सेलुलर में ही पोटेशियम को कम करना है। तो इंसुलिन जब देते हैं तो ये पोटेशियम को इंट्रा सेलुलरली में शिफ्ट कर देता है। लेकिन इंसुलिन कभी भी अकेला नहीं जाएगा सेल के अंदर, वो ग्लूकोज को भी साथ में लेके जाता है। जब ग्लूकोज को साथ में लेके जाएगा तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम इंसुलिन को हमेशा डेक्सट्रोज के साथ में देते हैं। अब डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट में देखेंगे आप तो इंसुलिन की कमी रहती है। यही वजह है कि डायबिटिक पेशेंट में हाइपरकैलेमिया के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी दवा जो हम देते हैं वो सोडा बाई कार्ब देते हैं, सोडा बाई कार्बोनेट। इसका काम भी सेम इंसुलिन की तरह है। ये भी पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलरली से इंट्रा सेलुलर में शिफ्ट करता है। लेकिन चूंकि सोडा बाइकार्ब के देने के जो वजूहात हैं, उस वक्त देना चाहिए जब पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हो। तो ये एसिडोसिस को ठीक करता है, उसी के साथ साथ पोटेशियम लेवल को भी शिफ्ट कर देता है।
क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो नॉर्मली दे दिया जाता है फॉर सेफ साइड, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो उस वक्त देना चाहिए जब पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हो, बाइकार्बोनेट ब्लड के अंदर कम मात्रा में हो, पीएच कम हो, उस वक्त देते हैं। तीसरी मेडिसिन जो है बीटा एगोनिस्ट, बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट मेडिसिन जैसे सैल्बुटामॉल, टर्बोटेलिन, एल्बुट्रेओल, ये सारी मेडिसिन जो नेबुलाइज के जरिए देते हैं, ये भी वही काम करता है, पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में पहुंचा देता है। ये तीनों दवाएं इंसुलिन, सोडा बाइकार्ब एंड बीटा एगोनिस्ट ये काम इस तरह करते हैं कि सेल पे जो इन तीनों मेडिसिन के रिसेप्टर पाए जाते हैं, इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे अटैच होता है, फिर सेल के अंदर मल्टीपल मैकेनिज्म के द्वारा इंड स्टेज पे जब क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम एटिपेज होता है, वो एक जो उसका स्पीड रहता है स्पीड को बढ़ा देता है। ये जब स्पीड को बढ़ जाएगा तो जितने भी पोटेशियम है फटाफट इंट्रासेलुलरली में शिफ्ट होते जाएंगे। इस तरह से ये तीनों मेडिसिन काम करती है। अब एक दूसरी मेडिसिन जिसे हम पोटेशियम बाइंड सैचेट बोलते हैं। पोटेशियम बाइंड सैचेट का इस्तेमाल सिर्फ क्रोनिक हाइपरकैलेमिया में ही देते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक्यूटली कुछ इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, ये एब्डोमेन में यानी इंटेस्टाइन में जब जाता है तो जो पोटेशियम है उसको बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद वो पोटेशियम को फीसिस के जरिए बाहर निकाल देता है। इसको सोडियम पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन में जाके जो इसका सोडियम है वो सोडियम निकल के पोटेशियम से अटैच हो जाएगा और पोटेशियम को लेके फीसिस के साथ चले जाता है। चौथी जो आपको मैं ये बता दूं कि एल्डोस्टेरॉन और पोटेशियम आयन में क्या रिलेशन है। एल्डोस्टेरॉन कहां से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जरिए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है। एल्डोस्टेरॉन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को ही बोलते हैं। एल्डोस्टेरॉन पिट्यूटरी से नहीं निकलता है बल्कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ये क्या करता है, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और H2O के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, लेकिन पोटेशियम का लॉस कराता है। इस तरह अगर हाइपोएल्डोस्टेरॉन हो जाएगा, हाइपोएल्डोस्टेरॉन में एल्डोस्टेरॉन कम सीक्रेट होगा, तो जब कम सीक्रेट होगा तो पोटेशियम लॉस कम कराएगा। जब पोटेशियम कम लॉस होगा तो हाइपरकैलेमिया के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ मेडिसिन्स हैं जो हाइपरकैलेमिया करा सकती हैं। एट ए टाइम जब हाइपरकैलेमिया के पेशेंट मिले तो ये सारी मेडिसिन्स बंद करना पड़ता है। अगर आप रास मैकेनिज्म जो होता है, जब फ्लूइड लॉस होता है या कार्डियक हार्ट फेल्योर में रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है, जो कि कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए या हाइपरटेंशन जो यानी हाइपोटेंशन जो हुआ है उसको हाइपरटेंशन में यानी बीपी बढ़ाने में रास मैकेनिज्म का एक्टिवेशंस होता है। इसमें क्या होता है कि जस्टाग्लोमेरुलो एपरेटस से रेनिन सीक्रेट करता है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है और फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ। अब उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग्स से निकलता है वो सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन सेकंड आपको मालूम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। पहला ये काम, दूसरा ये काम ये होता है कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एडीएच सीक्रेट करने के लिए। इस तरह जब ये ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्टर होता है तो वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा जिससे आउटपुट बढ़ेगा, आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करेगा
जिससे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ती है, सिंपैथेटिक ओवरफ्लो को इन्फ्लुएंस करता है जिससे मजीद रेनिन सीक्रेट होती है, मजीद ब्लड कंस्ट्रिक्ट होता है। इस तरह से ये सारी चीजें जो है, इसमें क्या होता है कि एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट हो रहा है। एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट हो रहा है तो इसमें सोडियम आयन और H2O का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, पोटेशियम लॉस कराता है एल्डोस्टेरॉन। तो हम एल्डोस्टेरॉन एगोनिस्ट ड्रग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पोटेशियम को लॉस कराए। नॉर्मली क्या होता है, बीपी की दवा पढ़ेंगे तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिसको रेमिप्रिल या कैप्टोप्रिल कहते हैं, अगर ये दवा इस्तेमाल करेंगे तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा। जब एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा तो एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट नहीं होगा। तो एल्डोस्टेरॉन जब नहीं सीक्रेट होगा तो पोटेशियम आयन का लॉस नहीं होगा। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का इस्तेमाल हाइपरकैलेमिया में नहीं करना चाहिए, जिससे पोटेशियम का लॉस नहीं होता है और पोटेशियम और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर, जिसको टेलमिसार्टेन वगैरह कहते हैं, टेलमिसार्टेन, ओल्मिसार्टेन, ये दवा भी पोटेशियम लेवल को बढ़ाती है क्योंकि ये भी एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशंस, मतलब एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं कराएगी, पोटेशियम लॉस नहीं होगा। पोटेशियम लॉस नहीं होगा तो पोटेशियम बढ़ जाएगा। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताता हूँ कि कहाँ कहाँ और बढ़ता है। टिश्यू कैटाबोलिज्म में अगर बहुत क्रश इंजरी ज्यादा हुई है, टिश्यू बर्न हो गया है, तो उसमें भी पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। एक्सरसाइज के टाइम पे पोटेशियम लेवल बढ़ता है। दूसरी एक दवा होती है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस में ऑलरेडी कैल्शियम ज्यादा रहता है, तो डिजिटेलिस में कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर डिजिटेलिस की वजह से कंडक्शंस ब्लॉक हुआ है तो। दूसरा, पोटेशियम और कैसे बढ़ सकता है, जितनी भी चीजें हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन बॉडी की मैकेनिज्म कुछ इस तरह रहती है कि जितनी भी पोटेशियम जाती है उतना पोटेशियम फौरन यूरिन से सीक्रेट हो जाता है। कुछ इंट्रासेलुलरली चला जाता है, कुछ सीक्रेट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पोटेशियम बढ़ नहीं पाता है। लेकिन अगर रीनल फेल्यूर पेशेंट रहेगा तो जाहिर सी बात है एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम नहीं होगा। जब एक्सक्रीशन नहीं होता तो रीनल फेल्यूर में पोटेशियम बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब एक और मेडिसिन जो जिसे लूप डाययूरेटिक कहते हैं, लूप डाययूरेटिक भी सोडियम पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शंस करने से रोकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो पोटेशियम रीएब्जॉर्ब नहीं होगा और वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। इसी तरह ये सारी दवाएं जो हाइपरकैलेमिया में नहीं इस्तेमाल करना है या हाइपरकैलेमिया में इस्तेमाल करना है, हमने आपको बता दिया। लास्ट चीज ये होती है कि जब पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, दवाइयों से नहीं कम होता है, तो लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि पेशेंट का डायलिसिस करा दिया जाए। डायलिसिस भी कई टाइप का होता है। इसमें पोटेशियम फ्री डायलिसिस कराना पड़ेगा जिससे पोटेशियम लेवल कम हो जाए। इस तरह से मैंने आपको अपने बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई गलती होगी तो प्लीज माफ करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अकील फ्रॉम यूपी। मैं आप लोगों के लिए आज एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया जब ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल एतदाल से बढ़ जाता है तो उसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं। नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। कैल्शियम का बढ़ना एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है जिसमें पोटेशियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलरली बढ़ जाता है। आप सभी को ये मालूम है कि कार्डियक कंडक्शंस में और मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में
पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का कितना बड़ा योगदान होता है। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल्स इन्हीं आयंस के जरिए पैदा होती है, जिससे कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि सेल के अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, जबकि सेल के